नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे यूपी के 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब बारी अंतिम चरण की है। 7वें चरण के लिए चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का शोर शाम 6 बजे थम गया है। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है, जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब अंतिम चरण के मतदान के बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे। तो फाइनल चरण के लिए प्रचार प्रसार का शोर जो है वो थम चुका है। 7 मार्च को वोटिंग होनी है, आखिरी चरण का मतदान है और आपको ये बता दें कि 9 जिलों के 54 सीटों पर मतदान होना है। तो सबकी निगाहें अब 7वें चरण के मतदान पर टिकी हुई हैं और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। 10 मार्च को आखिरकार पता चलेगा कि सत्ता में किसकी वापसी होती है। और अब आपको बताते हैं कि कौन वो 9 जिले हैं जहां पर आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे और किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात आजमगढ़ की कर लेते हैं। यहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर 7वें चरण में मतदान होना है। सबकी निगाहें आजमगढ़ पर टिकी हुई हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, आपको जिलेवार समझाते हैं। इसके बाद मऊ की बात कर लेते हैं। तो मऊ में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर भी कह सकते हैं सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि 7 मार्च को चुनाव होना है। इसके बाद जौनपुर की बात कर लेते हैं तो 9 विधानसभा सीटें हैं। तो एक एक करके आपको बता रहे हैं कि किन किन जिलों में चुनाव होना है। गाजीपुर की बात करें तो 7 सीटें यहां पर है। गाजीपुर के बाद अगर बात करें तो चंदौली में 4 विधानसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। अब इसके बाद अगर बात करें तो वाराणसी, जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, यहां पर 8 सीटें हैं। और इसके बाद बात करते हैं मिर्जापुर की, जहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। यानी 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है और ये वो जिले हैं। भदोही की बात करें तो 3 सीटें यहां पर हैं और यहां पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये देखा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए सोनभद्र की बात कर लेते तो 4 सीटें यहां पर हैं। यहां पर भी कह सकते हैं कि 7वें चरण में मतदान होना है। तो ये वो जिले हैं जहां पर मतदान होना। और चलिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित गंजू हमारे साथ जौनपुर से लाइव हैं, संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनामिका सिंह भी वाराणसी से हमारे साथ है, अलाउद्दीन भी हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात आपको बता दें, अमित के पास चलते हैं, जौनपुर से हमारे साथ मौजूद है। अमित, अगर बात करें तो 7वें चरण के चुनाव के लिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि आखिरी चरण का मतदान है, क्या कुछ होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। देखिए चांदनी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस पूर्वांचल पे सबकी अब नज़रें टिकी हैं और अब उसका काउंटडाउन की भी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि 7 को इसके लिए वोटिंग होनी है और आज शाम को 6 बजे इसका प्रचार प्रसार। जौनपुर अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां 9 विधानसभाएं सीट है। सबसे ज़्यादा विधानसभा अगर 54 में देखा जाए तो 9 सीट्स यहाँ पे हैं और यहाँ दिग्गजों की भी अब प्रतिष्ठा दांव पर लगी है क्योंकि पूर्वांचल के बाहुबलियों में अगर बात की जाए तो धनंजय का नाम इसमें आता है। और बात की जाए इसी जगह अमित शाह की भी आज रैली थी, यहीं आज अखिलेश यादव की रैली थी, यहाँ आज प्रियंका गांधी का रोड शो था, यहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य थे, यहीं भाजपा के दिग्गज रहे और कुल मिला के सब अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे। हर पार्टी ने सारा अपना दल बल झोंका हुआ था यहाँ क्योंकि अब प्रचार थम गया है। उसके बाद अब 7 को जब होगा तब पता चलेगा क्या। लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए 9 सीट्स में 2 रिजर्व सीट्स हैं। बिल्कुल अमित, और यही समझना बहुत जरूरी है कि 7वें चरण के मतदान में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। संकेत, अगर बात करें तो 7वें चरण के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है, लेकिन ये देखा जा रहा है पूर्वांचल मिशन जो है वो किस तरीके से साधने के लिए जो तमाम दिग्गज थे उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। देखिए, पूर्वांचल की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो पिछले 2 दिन से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी में थे और लगातार उनकी रैलियां आसपास के जिलों में हो रही थी और वहीं अमित शाह गृह मंत्री भी वहां पर थे। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता वो वहां पर डेरा जमाए हुए थे। इसके अलावा जो दूसरे दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, उसके भी बड़े नेता पूर्वांचल में ही थे और इन्हीं सीटों पर पूरी ताकत झोंके हुए थे। हालांकि आज चुनाव प्रचार थम गया है और उसके बाद अब
यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 मार्च को आखिर नतीजे क्या होंगे, किसकी तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और सबसे अहम बात जो है वो है वाराणसी की, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, वहीं तमाम आसपास के जो जनपद हैं बड़े नेताओं के अलावा खुद वहां पर जो चाहे वो धनंजय सिंह की बात जैसे अमित गंजू हमारे साथी कर रहे थे, उसके अलावा बिल्कुल संकेत और चुनौतियां भी बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। ये तो 10 मार्च का इंतजार हर किसी को है। अनामिका, आपसे जानेंगे, क्योंकि बात अगर करें, कहते हैं कि पूर्वांचल को जिसने जीत लिया सत्ता की चाबी उसके हाथ में होती है। वाराणसी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पिछले रिकॉर्ड को दोहराने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं यह समझा जा सकता है। और देखिए, ये आज का दिन जो है वो काफी अहम है पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि आज के बाद अब ना पॉलिटिकल पार्टीज के नेता बड़े दावे कर पाएंगे और ना ही वादे कर पाएंगे। जो भी कुछ प्रचार में कर सकते थे वो आज वो खत्म हो चुका है, प्रचार समाप्त हो चुका है। अब लड़ाई अंतिम पड़ाव की है, जिसमें काशी समेत 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है। काशी की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी समेत तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं वो योद्धा के तौर पर यहाँ पर थे, मौजूद थे। रैलियां की, जनसभाएं की गई, रोड शो किया गया। प्रयास ये था कि काशी से संदेश दिया जाए जिसका असर पूरे पूर्वांचल पर पड़े, और पूर्वांचल वही किला है जिसको बीजेपी भी ये मानती है कि यहां पर लड़ाई बेहद अहम है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार थमने के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटिंग से पहले संदेश देने का प्रयास किया कि बीजेपी 80% सीटों के साथ सरकार बना रही है और 20% में बंटवारा हो रहा है वोटों का। यानी कि पूर्वांचल में वोटिंग से पहले जहां पर एक तरफ रोड शो किए गए, प्रचार किया गया, रैलियां की गई, तो भाई दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दावा किया गया कि भाई पूर्वांचल की लड़ाई अहम तो है लेकिन हमारे लिए चुनौती नहीं है, यहाँ पे हमारे लिए एक कंफर्ट जोन है, जो बीजेपी मैसेज देने का प्रयास कर रही है। तो भाई समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो लगातार वो एक्टिव रहे पूर्वांचल में, और कुछ जिले ऐसे हैं भी जहाँ पे समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो पूर्वांचल की जो अंतिम बात का इंतजार है कि आखिरकार 10 तारीख को क्या होने वाला है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था, वो कितने आश्वस्त नजर आ रहे थे कि 10 मार्च से ही होली होगी। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ दिग्गजों के नाम भी आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं आपको कि जिन 7वें चरण में जो किस्मत दांव पर है जिन दिग्गजों के, वो भी आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो दिग्गज है जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी मंत्री हैं यूपी सरकार में और 7वें चरण में मतदान होना है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, चुनौती बहुत ज्यादा नजर आ रही है। अनिल राजभर की बात करते हैं, मंत्री हैं यूपी सरकार में, इन पे भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब बात अलका राय की कर लेते हैं, ये प्रत्याशी हैं बीजेपी की। अब ये कहा जा रहा है कांटे की टक्कर नजर आ रही है। संगीता बलवंत की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी हैं, इनको लेकर कहा जा रहा है चुनौती बहुत ज्यादा नजर आती, कैसे पार पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रत्याशी की, ये गाजीपुर सदर की हम बात कर रहे थे। अब बताते हैं घोरावल विधानसभा की, जहां पर अनिल मौर्य है बीजेपी प्रत्याशी, ये हम आपको घोरावल की बता रही हैं और चुनावी मैदान में है अनिल मौर्य। इसके बाद सकलडीहा की बात करते हैं, बीजेपी प्रत्याशी जो है वो प्रभु नारायण यादव हैं, ये चुनावी मैदान में है और इनकी भी किस्मत दांव पर है। इसके बाद बात कर लेते हैं घोसी की, दारा सिंह चौहान एसपी प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में है, इनके सामने भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इसके बाद घोसी की बात कर रहे हैं, विजय राजभर जो है वो बीजेपी प्रत्याशी हैं। 7वें चरण में मतदान हो रहा है, ये वो सभी दिग्गज है जिसकी साख दांव पर है। अब अब्बास अंसारी की बात कर लेते हैं, एसपी प्रत्याशी हैं ये, तो ये वो दिग्गज है जिनकी किस्मत दांव पर है और 7वें चरण की लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अल्लाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाउद्दीन, अगर बात करें तो 7वें चरण का जो प्रचार प्रसार का शोर था वो फिलहाल थम गया है, क्या कुछ स्थितियां पूरे दिन भर देखने को मिली आपको? देखिए, आजमगढ़ बहुत ही हॉट सीट है, खासतौर से 2 लोकसभा सीटें यहाँ पर आती हैं, लालगंज और आजमगढ़ की, क्योंकि खुद यहाँ से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, तो आप मान के चलें कि पॉलिटिकली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दिग्गज यहाँ एक्टिव रहे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी अपनी सेंधमारी 2012 के इलेक्शंस में भी नहीं कर पाई, 2017 के इलेक्शन में जब वो पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई तब भी नहीं कर पाई। 5 सीटें जहाँ एक तरफ सपा के पास थी, 4 बहुजन समाज पार्टी के पास थी, एक ही सीट पर से बीजेपी को जीत हासिल हुई। हाँ, और इस बार का जो इलेक्शन है 2022 का, क्योंकि तमाम गठबंधन के जो अलायंस पार्टीज के मुखिया हैं इस जिले के इर्द गिर्द का ताल्लुक उनका क्योंकि है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी को अगर यहाँ सेंधमारी करनी है
जो कि तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो में और क्वेश्चन में काफ़ी मुश्किल और कठिन चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऐसे में आज दिन भर अखिलेश यादव खुद भी यहाँ पर थे, अपने लोगों से कह रहे थे कि तमाम 10 सीटें न सिर्फ इनको जीतनी है बल्कि कोशिश ये करनी है कि एक दूसरे की विधानसभा में कंपटीशन इस तरह से रहे कि जीत का आंकड़ा और ज़्यादा बड़ा हो। तो कुल मिलाकर के आजमगढ़ का यहाँ तक मामला है, आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए सेंधमारी करना एक बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि 10 तारीख बेहद नजदीक है, 10 तारीख को पता चलेगा कि आखिर रिजल्ट कैसा रहा, लेकिन ये पूरा इलाका आजमगढ़ का ये समाजवादियों और बीएसपी का गढ़ कहा जाता है। बिल्कुल अलाउद्दीन, और आखिरी चरण की लगातार बात की जा रही है क्योंकि आखिरी चरण यानी 7वें चरण के मतदान पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और उसके बाद 10 मार्च को हर किसी का इंतजार है कि आखिर सत्ता में किसकी वापसी होगी या फिर परिवर्तन होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं यूक्रेन से वापस लौटे फिरोजाबाद, फतेहपुर और संभल के छात्रों के आंखों में मौत के मुंह से बाहर निकलकर अपने देश वापसी आने की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अपने बच्चों को सही सलामत देख परिजनों की खुशी भी 7वें आसमान पर थी। बच्चों ने पीएम नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया किया है, साथ ही अपने आंखों देखा हाल भी बयां किया है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।